दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज दोस्तों हम एक किताब पे चर्चा करेंगे। साहित्य की एक किताब है ये, चिंतन के मोती। अशोक जैन मंथन हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने लिखी है इस पुस्तक को। और ये पुस्तक मैं दिखाता हूँ आपको, इसका कवर पेज है और इसके पीछे इनका फोटो भी छपा हुआ है अशोक जैन मंथन का। तो ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। और ये किताब जो है उन्होंने इनकी किताब, इस किताब में इनकी चयनित कविताएं हैं। और ये राजस्थान साहित्य अकादमी के सौजन्य से छपी हुई किताब है। और इसकी जो 114 पेज की शायद है, ये 124 पेज की किताब है। कवर पेज वगैरह करके 28-30 पेज हो जाएंगे मेरी समझ में। 130 पेज की होगी ये। और देश को जागृत करने वाली किताब है, मतलब लोगों को एक नया संदेश देने वाली किताब है। और इसी की आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे मित्र, अ, हमारे संपादक और जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अंग्रेजी पढ़ाते हैं वहाँ पर, और हेमेंद्र चंडालिया हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आप कुछ समय के लिए वाइस चांसलर रहे हैं। वहाँ प्रोफेसर भी रहे और वाइस चांसलर भी रहे। तो इनके ये इसके ऊपर चर्चा करें और मैं इनको सौंपूं उसके पहले एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए और अग्रसर करेंगे। दोस्तों, ये जो साहित्य पर हम चर्चा करते हैं, साहित्यकारों को इस पर जरूर टिप्पणी करनी चाहिए ताकि हम और दूसरी पुस्तकों की, साहित्यिक पुस्तकों के ऊपर चर्चा कर सकें और लोगों तक उनको ले जा सकें। इस किताब में लगभग, ये तो नहीं लिखा है इसमें कितने, 80 कविताएं हैं लगभग। और इसकी जो भूमिका है वो बड़े साहित्यकार हैं, राजस्थानी के भी हैं और वागड़ी उनकी खास भाषा है, बोली है। और ज्योतिपुंज का नाम क्या उनका, जयप्रकाश पंड्या ज्योतिपुंज जो है, जो युगधारा एक संस्था है, उसके संस्थापक भी हैं। पिछले 34-35 साल से ये संस्था काम कर रही है और कविता के माध्यम से देश में एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। ये राजस्थानी जाजम के नाम से भी एक वो चलाते हैं, मतलब कविताओं का सम्मेलन कह दें या गोष्ठी कह दें, वो करते रहते हैं हर साल, मतलब हर हफ्ते, हर महीने एक तो करते ही हैं। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा काम उनका भी है। और उन्होंने इसकी समीक्षा लिखी है, तो निश्चय भूमिका लिखी है। समीक्षा तो शायद किसने लिखी थी, वो दूसरा है। खैर, तो ये मतलब जो है मेरी समझ में बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसमें जो कविताएं हैं वो सब एक नागरिकों को संदेश देती हुई कविताएं हैं। तो अब मैं प्रोफेसर चंडालिया से निवेदन करूंगा कि वो इस पुस्तक पर अपनी बात कहें। धन्यवाद सेठ साहब। ये पुस्तक चर्चा की जो श्रृंखला है उसमें छठी पुस्तक मेरे हाथ में है और हम लोग साहित्य की विविध विधाओं पर बात करते रहते हैं। कविता विधा की पुस्तकों पर चर्चा अधिक है क्योंकि कविता पर रचनाएं भी अधिक। जितनी हिंदी साहित्य में पुस्तकें आ रही हैं उसमें बहुसंख्यक पुस्तकें, थोड़ा सा जोर से बोलो आप, कविता की पुस्तकें हैं। नाटक लेखन कम हो रहा है, उपन्यास विधा में काम हो रहा है, कहानियाँ लिखी जा रही हैं और कविताएं तो विशेष तौर पर पूरे देश में काफ़ी संख्या में पुस्तकें। व्यंग लेखन कम हो गया मुझे लगता है। व्यंग लेखन आप कह रहे हैं कम हो गया, और वो तो
जैसा देश काल की परिस्थितियां हैं, खतरे का काम है। जब आप व्यवस्था से टकराने का काम करते हैं तो व्यंग लिखता है। और इस समय जो तानाशाही पूर्ण शासन देश में चल रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में व्यंग लेखन एक साहस का काम है। हाँ, ये बात सही है, और लेकिन वो भी एक माध्यम तो है ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जरूरी माध्यम। पूरे विश्व में जब जब सामाजिक राजनीतिक पतन हुआ है जिन जिन देशों में, उस काल में व्यंग और निखर कर सामने आया है। अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हुए मैंने ये अनुभव किया है कि 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड के अंदर राजतंत्र लौटा था और उस समय पूरा जो शासक वर्ग था उसके अंदर जिस तेजी से नैतिक पतन हुआ था, उस समय सर्वश्रेष्ठ व्यंग लेखन का काम इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा में उस समय हुआ। तो लगभग वैसा ही हम अनुभव कर रहे हैं इस समय भारत के अंदर, जब राजनीतिक शुचिता लगभग समाप्त हो गई है और पूंजीवाद के प्रभाव से सामाजिक जो आदर्श हैं वो भी लगभग ध्वस्त हो रहे हैं। लालच और लोभ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि जितने नैतिक मापदंड हैं उनमें भी लगातार ह्रास हो रहा है। ऐसे में व्यंग के लिए एक उर्वर जमीन हिंदुस्तान के समाज में इस समय है, और मुझे तो विश्वास है कि और अच्छा व्यंग लिखा जाने लगेगा इस समय। जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में भी हमारे मित्र कवि अशोक मंथन ने इन सारी परिस्थितियों का चित्रण किया है। व्यंग की भाषा तो नहीं है, लेकिन सीधे सीधे समस्याओं को उठाने का काम उन्होंने इस पुस्तक में किया है और लोगों को जागृत करने के लिए एक आह्वान इन रचनाओं में हमको देखने को मिलता है। अशोक मंथन स्वयं अपने जीवन काल में ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे हैं, जो मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन इस शहर में था, उसके वो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस कंपनी में टोरेंट में वो काम करते थे उसमें भी बहुत संघर्ष झेला और बहुत अधिक संघर्ष करते हुए उन्होंने इस अपने पूरे सेवा काल को पूर्ण किया। इसलिए जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं के भीतर भी एक बेचैनी हमें दिखाई देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी वो प्रश्न पूछते हैं और जो राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, समाज को नेतृत्व देने का काम इस समय कर रहे हैं, उनके प्रति भी बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। उनकी ये समझ है कि जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनसे बहुत ज़्यादा परिवर्तन की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। ऐसे में एक गैर राजनीतिक दल वाला वैचारिक संगठन ही समाज को बदल सकता है, देश को बदल सकता है, ऐसी उनकी अपनी समझ है। और इसलिए जब वो कविता का मार्ग चुनते हैं अपनी बात कहने के लिए, तो उन कविताओं में भी पाठकों को जागृत करके, उनको जन समस्याओं के प्रति सचेतन करके और संगठित होकर के बदलाव के लिए आगे आने का आह्वान इन कविताओं में हमें मिलता है। लगभग 80 कविताएं इस संकलन में हैं और इन सारी रचनाओं में हमारे अपने समय का दर्शन हमको दिखाई देता है। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका चित्रण है, जो बड़े आंदोलन देश के पैमाने पर हुए हैं उनको भी उन्होंने इसमें रेखांकित किया है, और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने इस काल में उन्होंने देखे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हो या और लोग जो आदर्श के रूप में हमारे सामने आए हैं, उन पर भी उन्होंने अपनी कलम को चलाने का काम किया है। ये रचनाएं सारी की सारी मुक्त छंद की कविताएं हैं। कुछ कुछ प्रयास कहीं कहीं गज़ल का भी उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन वो रचनाएं चुनिंदा ही हैं। अधिकांश रचनाएं अतुकांत रचनाएं हैं और इसमें वो अपनी बात, अपने मन की बात को अधिक प्रभावी ढंग से कह पाए हैं।
तो मैं उन रचनाओं का उल्लेख करने से पहले कुछ बातें ज्योतिपुंजी के द्वारा जो कही गई हैं वो यहाँ दोहराना चाहता हूँ। ज्योतिपुंजी उदयपुर के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के काफ़ी प्रतिष्ठित कवि हैं। उनको राजस्थानी एकेडमी का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार मिला, और साथ ही जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है उससे भी समादृत हो चुके हैं। पूरे जीवन उन्होंने अपना साहित्य को समर्पित किया है, आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए भी और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद भी। तो उन्होंने अशोक मंथन जी की इस पुस्तक के प्रारंभ में बहुत महत्वपूर्ण बातें कविता को लेकर के कही हैं। ज्योतिपुंजी कहते हैं कि कविता मनुष्य को पथ प्रदर्शित करने वाली विवेकशील साधना है। केवल पंक्तियों में शब्दों को पिरोने भर को या अलंकारिक शब्दावली को मुख सुख में आकर्षित करने भर को मैं कविता नहीं मानता। कविता का तात्पर्य ही सजगता की बंसी बजाने जैसा है। तो इस तरह से ज्योतिपुंजी कविता को परिभाषित करते हैं और वे ये कहते हैं कि अशोक मंथन जी की रचनाएं भी इसी प्रकार की रचनाएं हैं जो कि चेतना के जागरण का शंखनाद। कुछ कविताओं का उन्होंने इसमें उल्लेख किया है अपनी भूमिका में, और वे कविताएं हैं जिसमें अशोक मंथन जी अपने मिशन को, जो उनके जीवन का मिशन है, उसको अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं। वे कहते हैं, राजतंत्र में कैसा शासन यह राजा पर निर्भर है, लोकतंत्र में कैसा प्रतिनिधि यह जनता के ऊपर है, प्रजातंत्र में जैसी जनता वैसा प्रतिनिधि होता है, उदासीन जनता होती तो प्रतिनिधि कांटे बोता है, ऐसी हालत में अक्सर अराजकता होती है, आज़ादी की सांस वहाँ पर सिसक सिसक कर रोती है। तो उनकी एक कविता है प्रजातंत्र और इंकलाब, उसमें से ये पंक्तियाँ उद्धृत की हैं ज्योतिपुंजी ने। और उनका ये मानना है कि इस पुस्तक का जो शीर्षक है चिंतन के मोती, इसमें वे जो एक बेहतर मानवीय समाज को बनाने का उनका सपना है उसको अच्छी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अशोक मंथन जी ने भी इसमें अपनी एक छोटी सी भूमिका लिखी है और उसमें वे कहते हैं कि उनका जो सपना था वो सेना के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने का था, किंतु परिस्थितियों वश वो सेना में तो नहीं जा पाए, लेकिन विभिन्न संगठनों में काम करते हुए उन्होंने अपनी उस भूमिका को निभाने की चेष्टा की। युगधारा साहित्यिक संस्था के वे महासचिव रहे, अध्यक्ष भी रहे, और उसके पहले जो उदयपुर में एक प्रसिद्ध नाट्य संस्था थी त्रिवेणी, उसमें भी उनकी भूमिका रही। उन्होंने उसके भी महासचिव के रूप में कार्य किया। तो नाटक और कविता के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों में काम करते हुए जो कुछ अर्जित उन्होंने किया है, और उन्होंने उल्लेख किया है अपनी भूमिका में वरिष्ठ नाट्यकर्मी स्वर्गीय मंगल सक्सेना जी का और भवदत्त मेहता जी का, और कहते हैं कि उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने लेखन की और अपना रुझान शुरू किया, लिखना शुरू किया। पहली ही कविता है जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि संसार के हर सोच का जब मूल ही हैं आप, तो पूछता हूँ आपसे यह कर रही क्या आप, ज्ञान में हुई अंधता क्या देखेंगी आप, भक्त भटके आपका तो क्या करेंगी आप, इन सब सवालों के जवाब खोजते हैं हम, जिनके जवाब आप देंगी सोचते हैं हम। सामान्यतया माँ सरस्वती को जो वंदना लिखी जाती है उसमें कोई सवाल खड़ा नहीं करती। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वो पहली ही कविता में, जो कि एक तरह से माँ शारदे का आह्वान है, माँ सरस्वती का आह्वान है, उसमें भी स्वयं सरस्वती को लेकर के वो कई सवाल खड़े करते हैं, और वो सवाल खड़े करना उनकी पूरी रचना धर्मिता का
एक मुख्य ये समझिए कि चरित्र है। तो ऐसा हम देखते हैं उनकी अलग अलग कविताओं में, जहाँ वो देश की बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तनों की बात कर रहे हैं और सपना देखने की बात करते हैं। कोई भी जो समाज को बदलने की सोचता है, चेष्टा करता है, उसके लिए एक परिवर्तनकारी सपने को देखना आवश्यक है। उनकी एक कविता है सपनों की सार्थकता। तो वो एक अच्छी कविता है जिसमें वे लिखते हैं, सपने तो सब देखेंगे पर किनके पूरे होंगे सपने, चंद उड़ेंगे आसमान में बाकी पैदल होंगे, समता का क्यों साथ छोड़कर कितने लालची बनते, इंसानी रिश्तों को तोड़कर आपस में क्यों लड़ते। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति केंद्रित विकास का एक वातावरण चारों ओर दिखाई दे रहा है और मनुष्य लोभ और लालच से इस कदर घिर गया है कि सामाजिक ताने बाने में भी उसका कोई विश्वास नहीं रहा है, इन बातों को वो अपनी इस कविता में इंगित करते हैं। एक कविता है जिसमें वो गज़ल की फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो गज़ल के रूप को लेकर के अपनी बात को कहें। आदमी नींद में, ये कविता का शीर्षक है और उसमें वो लिखते हैं, हालात के जंगलात में ही खो गया है आदमी, चलते चलते नींद में ही सो गया है आदमी, अब सुकून मिलता नहीं है बिस्तरों की खोल में, कांटे गुलाबी बिस्तरों पर वो गया है आदमी, और 8 पहिए लग गए समझ पर सबके आजकल, घूमते पहियों की घिर्री हो गया है आदमी, आसमां में छेद है खतरा बहुत ही बढ़ रहा, छेद का घेरा बढ़ाता हो गया है आदमी, और पूछता मंथन समझ कब आएगी हम लोगों को, कब्र अपनी खोद लाशें ढो गया है आदमी। तो ये एक गज़ल उनकी इस रचना में है, इस पुस्तक में है। और भी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण जिनकी बात हम लोग यहाँ करेंगे। एक आंदोलन चला था कुछ वर्षों पहले देश में लोकपाल को लेकर के, और देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा आंदोलन था जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे थे, और उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कई वर्षों तक शासन किया, अभी पंजाब में उनकी सरकार है। लेकिन जो लोकपाल था, जिसके लक्ष्य को लेकर के ये सारा आंदोलन लड़ा गया, वो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह सा इस देश में है। उसको लेकर के उनकी एक छोटी सी रचना है, लोकपाल बिल। और उस समय जो आशा लोगों के मन में जगी थी कि एक नई शक्ति का उदय इस देश में हो रहा है जो वाकई में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन कर पाएगी, तो लगभग वैसा ही कुछ उन्होंने अपनी इस रचना में भी लिखा है। वे लिखते हैं, जागे जन के नाम से कांपे सिंह का हाथ, सत्ता भी अचंभित हुई देखे जन का साथ, देखे जन का साथ बिल अब पास जो होता, चुना लुटेरा रीछ जेल में फंसकर रोता, कह मंथन कविराय होना बहुत है मुश्किल, कब बिकेगा कोई कहना वहां पे मुश्किल। तो वो जो पूरा उस समय अंतर्ध्वन चल रहा था देश के पैमाने पर, और वास्तव में हमने देखा कि वो आंदोलन बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया। हालांकि सत्ता परिवर्तन जरूर उससे हो गया, लेकिन जिन लक्ष्यों को लेकर के वो आंदोलन लड़ा गया था, भ्रष्टाचार से मुक्ति का, वैसा कुछ आगे जाकर हो नहीं पाया। तो वो जो द्वंद्व है उसका चित्रण इस कविता में हमको देखने को मिलता है। जिन पंक्तियों का उद्धरण आदरणीय ज्योतिपुंज जी ने अपनी भूमिका में लिखा है, वो प्रसिद्ध कविता है जिसका कई जगह पर वाचन हुआ और जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। उसका शीर्षक प्रजातंत्र और इनकलाब है, और इसमें ही वे इनकलाब का नारा देते हैं। वे कहते हैं, इनकलाब अराजकता का नया नाम बन जाता है, हड़तालों का दौर जहां काला इतिहास लिखाता है, लोकतंत्र का अर्थ कहाँ भेड़ों के झुंड समझते हैं, झूठा स्वार्थ पूरा करने तलवे चाटा करते हैं,
उल्टा पुल्टा करके खुद को कहते भाग्य विधाता हैं, लाशों के सौदागर बनकर दौलत पर इतराते हैं, नए युगों के सपने लेकर कांटों को क्यों बोते हो, लाश बने जब तेरे अपने खुशी खुशी क्यों रोते। तो ये सारी पंक्तियां इस कविता की उन्होंने लिखी हैं, जिसमें वो समाज के भीतर जो विरोधाभास हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो अंतर्द्वंद हैं, उनका वो चित्रण करते हैं। और आखिर में उस कविता का जिक्र जो कि इस पूरे संग्रह के शीर्षक कविता जैसी है, जिसमें वो चिंतन का सागर शीर्षक से लिखते हैं। चिंतन के मोती इस संग्रह का नाम है और यही इस पूरी कविता का भी आधार है। वो कहते हैं, चिंतन के सागर में ढूंढो नए रुपहले मोती, जाग उठे जनता की शक्ति रही जो अब तक सोती, जागो गरम खून के साथी नव मार्ग तुम्हें बनना है, दलदल के फैले सागर में निर्मल जल बन बहना है, चाहत शबनम की देखूं मैं शूल फूल कर देती, जाग उठे जनता की शक्ति रही जो अब तक सोती। तो ये कुछ कविताएं हैं जिनकी पंक्तियों का मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और इन पंक्तियों के माध्यम से इस पुस्तक की जो मूल भावना है, जो आधार भूमि है, उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये चिंतन के मोती नाम से पुस्तक अशोक जैन मंथन साहब की है। इसका प्रकाशन जयपुर के प्रकाशक बोधि प्रकाशन से हुआ है और 2022 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से। आप सभी लोग इस पुस्तक को प्राप्त करके पूरा पढ़ें और निश्चित रूप से ये जो कविताएं हैं ये आपको प्रेरित करेंगी, आपको जागृत करेंगी, जैसा कि रचनाकार का लक्ष्य रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक पर बड़े साहित्यकार हैं आज की डेट में, तो वो दिनेश माली जो कोलफील्ड महानदी कोलफील्ड के महाप्रबंधक भी हैं और बहुत सारी किताबें लिखी है उन्होंने, कोई 50 किताबें लिख चुके हैं वो। उन्होंने इसकी समीक्षा लिखी है और बड़ी लंबी समीक्षा लिखी है, समता संवाद में, समता संदेश अखबार में छपी, वो 2-3 किश्तों में। ऐसे तो अशोक जी हमारे मित्र हैं, रोज़ उनसे बात होती रहती है और पुस्तक पे भी काफ़ी समय से चर्चा होती रही है। लिखने के पहले भी हुई थी और लिखने के बाद भी हम मिलते रहते हैं, चर्चा होती रहती है। खैर इसी पे आपको कुछ कहना है और इसी पॉइंट पे हम इसको समाप्त करते हैं। काफ़ी बड़ा भी हो गया है वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए और लोगों को भेजिए। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए, सुझाव दीजिए। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। मैं अपने साहित्यकार मित्रों से अवश्य एक अपील और करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, और जो साहित्यिक पुस्तकों पर हम समीक्षा करते हैं या और कोई गतिविधियां हम साहित्य के संदर्भ में करते हैं, उनके ऊपर कमेंट अवश्य करें ताकि हम और इसको बेहतर बना सकें और आपका पार्टिसिपेशन इसमें हो सके। धन्यवाद। इसके साथ ही मिलते हैं किसी और उसके ऊपर वीडियो के साथ। चंडाले साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, उसके लिए भी आभार। और आप तो खैर आपका ही है चैनल तो। ओके।